आजाद भारत के 77 साल की सरकारों में 35 साल का लंबा वक्त गुजरा है जब कई पार्टियों ने मिलकर सरकारें बनाई और कई बार इन वजहों से सरकारें बिखरी भी। मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। इस साल 2024 के इलेक्शन में भी फिर से गठबंधन सरकार के दौर की वापसी हुई है। हालांकि ऐसा बहुत कम हुआ है जब गठबंधन चुनाव से पहले बना हो। ज्यादातर तो इलेक्शन हुआ जब बहुमत नहीं आया तो गठबंधन बना के जोड़ तोड़ के सरकार बनाई गई। इसमें कुछ सरकारें चली ही नहीं, कुछ मुश्किल से 5 साल तक पहुंच पाई। हमारे देश में 80 से 90 के दशक को गठबंधन सरकारों का दशक कहा जा सकता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में साल दर साल सरकार बनती और बिगड़ती थी। आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के गठबंधन सरकारों के इतिहास के बारे में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। भारत में अगर गठबंधन सरकारों के इतिहास को देखें तो इसकी शुरुआत हुई थी साल 1977 से। इसकी शुरुआत की थी जनता पार्टी ने। यह वो दौर था जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाकर कई बड़े नेताओं को जेल में भर दिया। इस दौरान देश भर में मीडिया पर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगाए गए ताकि लोगों को पता न चल सके कि देश में हो क्या रहा है। करीब 21 महीने तक इमरजेंसी का यह दौर चला। इसके बाद अगले साल 1976 में दोबारा इलेक्शन कराने का फैसला किया गया। देर करते करते 1977 में इलेक्शन हुए। जनता गुस्से में थी, उसने इस गुस्से को जाहिर भी किया, प्रदर्शन करके नहीं बल्कि वोट देकर। चुनाव से कुछ वक्त पहले ही एक पार्टी बनी। इसमें छोटी बड़ी 13 पार्टियों ने प्रसिद्ध नेता जेपी नारायण या कि जयप्रकाश नारायण की लीडरशिप में इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। नाम रखा गया जनता पार्टी। इन 13 पार्टियों को जनता ने समर्थन दिया और इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। वो ऐसा गठबंधन था जहां चुनाव के पहले से पता था कि पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। जनता पार्टी ने लोकसभा की 542 में से 298 सीटें जीती, जो कि उसके द्वारा लड़ी गई सीटों का 73% था। वहीं कांग्रेस को इस चुनाव में सिर्फ 154 सीटें मिली, जो कि 2014 तक उनकी सबसे कम सीटें थी। हालांकि इतनी बड़ी हार के बाद भी कांग्रेस को उतना बड़ा नुकसान हुआ नहीं। सत्ता इनसे सिर्फ 2 साल दूर रही, क्योंकि इन 2 सालों में गठबंधन की पार्टियों में दरार पड़ने लगी। 76 सांसदों ने गठबंधन से नाता तोड़ लिया और आखिरकार मोरारजी देसाई, जिन्हें सरकार में पीएम बनाया गया था, उनकी चौधरी चरण सिंह से बनी नहीं, इसलिए साल 1979 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिर मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह को जनता पार्टी ने पीएम बनाया। 1979 में वो पीएम बने, लेकिन 6 महीने तक भी पीएम नहीं रह पाए। जुलाई में वो पीएम बने और अगले ही साल उनकी सरकार गिर गई। तो सरकार गिरी क्यों? क्योंकि मोरारजी की सरकार में जब वो गृह मंत्री थे तो उन्होंने इंदिरा गांधी को अरेस्ट करा लिया था, और जब समर्थन देने के बाद भी इंदिरा गांधी पर आरोप नहीं हटाए गए तो कांग्रेस ने समर्थन वापस खींच लिया। फिर 1980 में, यानी कि 3 साल के अंदर ही दोबारा चुनाव कराए गए, क्योंकि गठबंधन वाली जनता पार्टी की सरकार अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाई थी। खैर, 1980 के इलेक्शन कांग्रेस एक तरफा जीती। 350 सीटों के सामने जनता पार्टी को सिर्फ 31 सीटें मिली। वजह थी अलग अलग पार्टियों के लोगों का जनता पार्टी से भरोसा उठ गया था। यही वो साल भी था जब जनता पार्टी की जगह बीजेपी इंडियन पॉलिटिक्स में आई। फिर 10 सालों तक इंदिरा और उसके बाद राजीव गांधी ने सत्ता संभाली। 1989 तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर 1989 के चुनाव से ऐसे दौर की शुरुआत हुई जिसका अंत सीधे जाकर 2014 में हुआ। 1989 तक कांग्रेस बहुत सारे विवादों में फिर से घिर गई। बोफोर्स घोटाला, पंजाब में बढ़ता आतंकवाद, लिट्टे और श्रीलंका सरकार के बीच में बढ़ते तनाव के बीच राजीव गांधी की इमेज पर बहुत ज्यादा डेंट लगा। इसी वजह से जिस कांग्रेस को 1984 के इलेक्शन में मिली थी 414 सीटें, वो 1989 के इलेक्शन में सिर्फ 197 सीटों पर सिमट गई, और दूसरी किसी पार्टी को इतना बड़ा जनादेश मिला नहीं। इसलिए चुनाव के बाद फिर से गठबंधन बना, जिसे संयुक्त मोर्चा कहा गया। इसमें जनता दल और बीजेपी सहित कई पार्टियां शामिल हुई। वीपी सिंह इस सरकार में नए पीएम बने, लेकिन फिर से वही हुआ, वो 1 साल भी पीएम नहीं बने रह सके। सिर्फ 11 महीनों के बाद बीजेपी ने अपना सपोर्ट खींच लिया और सरकार गिर गई। फिर 10 नवंबर 1990 को कांग्रेस ने इस गठबंधन का हाथ थामा और चंद्रशेखर सिंह को पीएम बनाया गया। कहा तो यह भी जाता है कि कांग्रेस ने पहले से ही तय कर रखा था कि कुछ ही समय बाद सरकार को गिरा देना है, तो चंद्रशेखर भी सिर्फ 21 जून 1991 तक प्रधानमंत्री रह सके। फिर 1991 में जब कोई भी पार्टी बहुमत नहीं साबित कर पाई तो फिर से एक बार चुनाव हुए। इस बार कांग्रेस को 244 सीटें मिली और इसने फिर से कई पार्टियों के साथ गठबंधन किया और सरकार बनाई। जोड़ तोड़ से बनी सरकार के पीएम बने नरसिम्हा राव, और उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया।
अब देखिए, इतनी देर में आप ये बहुत आराम से समझ गए होंगे कि जब सरकार गठबंधन की होती है तो उसके गिर जाने का रिस्क होता है, पीएम के बार बार बदले जाने का रिस्क होता है और टाइम से पहले फिर एक बार इलेक्शन कराने का रिस्क रहता है। इसीलिए जैसे तैसे नरसिम्हा राव ने 5 साल का टेन्योर भले ही पूरा कर लिया, लेकिन गठबंधन का सिलसिला वो नहीं थमा। 1996 में फिर चुनाव हुए तो बीजेपी पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी बन गई, लेकिन उन्होंने सिर्फ 13 दिनों में ही इस्तीफा दे दिया। मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। 1 साल तो छोड़ो, ये सरकार 1 महीना भी नहीं चल पाई थी। फिर पहली बार एक ऐसा गठबंधन बना जो कि बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए बना। जनता दल ने कई पार्टियों के साथ अपना गठबंधन बनाया, यूनाइटेड फ्रंट नाम से। इस गठबंधन को कांग्रेस का भी समर्थन मिला था, जिसके बाद एचडी देवगौड़ा हमारे देश के पीएम बने। हालांकि कांग्रेस 10 महीने बाद ही अपना समर्थन वापस ले लेती है और एचडी देवगौड़ा सरकार गिर जाती है। फिर जनता दल ने इंद्र कुमार गुजराल को कांग्रेस के समर्थन से पीएम बनाया, लेकिन 1 साल से पहले ही उनकी सरकार भी गिर गई। अब आप देख लो कि इतनी बार सरकार गिर चुकी है। इसके बाद साल 1998 में फिर से चुनाव कराने पड़े। इस चुनाव में गठबंधन बना जिसे एनडीए कहा गया। इस गठबंधन में शुरुआत में 13 पार्टियां थी। इस गठबंधन को मिली 258 सीटें। फिर और दूसरी पार्टीज के साथ जोड़ तोड़ किया गया और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक बार दोबारा बनी। लेकिन अफसोस हुआ कि उनकी पार्टी 5 साल फिर से पूरे नहीं कर पाई, क्योंकि सिर्फ 13 महीनों बाद ही जयललिता की अन्ना द्रमुक पार्टी ने एनडीए से अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार फिर से गिर गई। Have declared that it will abstain from voting. अब आप सोच कर देखिए, 13 महीने बाद ही फिर से लोकसभा चुनाव कराने पड़े। इसमें 24 पार्टियां साथ आईं और इस बार अटल बिहारी वाजपेयी को दोबारा पीएम बनाया गया। ये भारत की पहली गठबंधन सरकार थी जिसने बिना पीएम बदले 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इस टाइम तक भारत में 13 चुनाव हो चुके थे, लेकिन अगले चुनाव में भी गठबंधन की सरकारों की तस्वीर नहीं बदली। 2004 में जब चुनाव हुए तो एनडीए की तर्ज पर कांग्रेस ने भी अपना गठबंधन बनाया। इसका नाम रखा गया यूपीए। ये वही गठबंधन है जिसे इस चुनाव में आपने इंडिया गठबंधन के नाम से चुनाव लड़ते देखा है। इस चुनाव में यूपीए को 222 सीटें मिली। फिर चुनाव के बाद जोड़ तोड़ किया गया। इसमें समाजवादी पार्टी और लेफ्ट पार्टियों ने यूपीए को बाहर से समर्थन दिया। फिर साल 2008 में लेफ्ट पार्टियों ने इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, लेकिन सपा के समर्थन ने इसे बचा लिया था। इसके बाद 2009 में जब चुनाव हुए तो ये चुनाव एनडीए बनाम यूपीए गठबंधन का चुनाव था और 2 गठबंधन पार्टियां एक दूसरे के सामने आईं। उस वक्त तक देश की लगभग सभी पार्टियां 2 खेमों, यूपीए या फिर एनडीए में बट गई थी। उस चुनाव में भी यूपीए की जीत हुई। यूपीए की दोनों सरकारों में मनमोहन सिंह पीएम रहे। फिर तो आपको पता ही है कि 2014 की चुनावी लहर में नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला और 282 सीटों के साथ गठबंधन सरकारों के दौर का अंत हो गया। फिर 2019 में भी बीजेपी को मोदी की बदौलत 303 सीटें मिली और एक तरह से लगने लगा था कि अब शायद गठबंधन सरकारों का दौर खत्म हो जाए। लेकिन 2024 के आम चुनाव में बीजेपी को 272 से कम सीटें मिली और इस बार फिर से गठबंधन का दौर वापस आ गया। गठबंधन की सरकारों का एक लंबा दौर देश ने देखा है। अगर 1952 से लेकर अभी तक एक बार भी सरकार नहीं गिरती, जैसे हमारे देश में बार बार सरकार गिरती रही थी, तो 17वीं लोकसभा के चुनाव 2024 में जो हुए हैं वो 2032 के आसपास होते। यानी कि हमने इलेक्शन कराने में पानी की तरह पैसा बहाया, क्योंकि पार्टियों के पास बहुमत नहीं है। अब आपको क्या लगता है, देश में गठबंधन की सरकार होनी चाहिए या फिर पूर्ण बहुमत की सरकार होनी चाहिए? और आपको गठबंधन की सरकार के फायदे क्या लगते हैं, वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।